गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने इस वाले टॉपिक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस कर लिया था। इस वाले चैप्टर में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल बातें हैं वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम नया फोर्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो पहले हम बात करें उस न्यूमेरिकल की कि मान लो आपके पास एक 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जनरल जो कल पढ़ा था उससे रिलेटेड। 5 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है और इस पे दो फोर्स परपेंडिकुलर, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, दो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट है। ये F1 जिसकी वैल्यू मैं बोलूं 6 न्यूटन है और मैं बोलूं F2 जो है वो 8 न्यूटन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और क्वेश्चन ये पूछा है कि इन दोनों पे, इस ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट उस पे नेट फोर्स और एक्सेलरेशन कितना होगा। फाइंड नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन, find net force and acceleration of object of mass 5 kg। 5 kg का जो ऑब्जेक्ट है इसका नेट, उस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना और उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, किस डायरेक्शन में जाएगा, कितना एक्सेलरेशन से जाएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, 5 kg का ऑब्जेक्ट, उस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, परपेंडिकुलर है, बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। मुझे F का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। F net, मैग्नीट्यूड ऑफ F वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। ये बीच का एंगल 90 डिग्री है इसलिए 90। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले सीखा था कि दो वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच का एंगल अपने को गिवन है थीटा और इन दोनों का रिजल्टिंग निकालना है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। R वेक्टर पैरेललोग्राम बना के R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड सीखा था हमने, उसका फॉर्मूला हुआ करता था बेटा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। A की जगह कितना है 6 F1 फोर्स, B की जगह F2 फोर्स, वही तो पुट करा है, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया। नेट फोर्स आपका आ गया F वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर, F1 की वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस 8 F2 की वैल्यू 8 का स्क्वायर, cos 90 जीरो होता है, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, लिखो ही मत। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, टोटल हो गया 100 का रूट आ गया 10, नेट फोर्स आ गया आपके पास बेटा 10 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बताओ एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एक्सीलरेशन होगा A इक्वल्स टू F/L। F आपका आ गया 10, मास था 5 kg, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन सॉल्व कराया था, उसका पर्पस था ये सिखाना वापस से कि दो फोर्सेस का नेट फोर्स कैलकुलेट करना, बीच का एंगल पता हो तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, 5 kg का ब्लॉक था जिस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे थे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, 6 न्यूटन इधर 8 न्यूटन इधर। क्वेश्चन में पूछा इन दोनों का रिजल्टिंग फोर्स और इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा, इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि जो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन करा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था कि इनिशियल टोटल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल टोटल मोमेंटम, उसमें हमने डिस्कस किया था 2 पार्टिकल वाले सिस्टम के लिए और n पार्टिकल वाले सिस्टम के लिए, सबके लिए मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन उसमें काम आएगा और ये वेक्टर एडिशन वाला कांसेप्ट भी काम आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपके पास एक बॉम्ब है और वो ब्लास्ट होने के बाद 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बॉम्ब जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक बॉम्ब है जिसका मास m था और ब्लास्ट होने के बाद ये 3 पार्ट्स में, 3 पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। एक पार्टिकल जिसका मास m1 1 kg है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी v1 12 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। एक पार्टिकल ब्लास्ट होने के बाद, इनिशियली ये रेस्ट में था बॉम्ब, जब ये ब्लास्ट हुआ तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। सपोज एक का मास 1 kg 12 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में गया, दूसरा इसके परपेंडिकुलर, दूसरा जो पार्टिकल है
दूसरा जो इसका टुकड़ा था या दूसरा जो पार्टिकल है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरफ गया, जिसका मास है 2 kg, और वो गया वेलोसिटी v2 इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकंड से। दूसरे पार्टिकल, इसके जो दूसरा टुकड़ा है या दूसरा पार्टिकल जो है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में गया जिसका मास 2 kg था और वो 8 मीटर पर सेकंड से। एक पार्ट मान लेते हैं इसको। तीसरा जो पार्ट है इसका वो किसी भी डायरेक्शन में, इधर भी जा सकता था, इधर कहीं भी गया, उसके लिए कुछ नहीं लिखा हुआ। मान लो वो इस डायरेक्शन में गया जिसका मास m3 है और वो जा रहा है वेलोसिटी v3 इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकंड से। तीसरा पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो 40 मीटर पर सेकंड से वो इस डायरेक्शन में गया सपोज, जिसका मास m3 था। फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 1 kg 12 मीटर पर सेकंड से इधर गया। सेकंड पार्टिकल m2 जिसका मास 2 kg है वो 8 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में गया। एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं 90 डिग्री। m1 m2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बस ये कंडीशन गिवन है। आपसे क्वेश्चन पूछा m3 कैलकुलेट करो। वी हैव टू कैलकुलेट m3, थर्ड पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना है। तो मैं इसमें एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? मोमेंटम कंजर्वेशन। मैं आपसे पूछूं कि जब आपका बम ब्लास्ट नहीं हुआ था, इनिशियली जब आपका बम रखा हुआ था, आपने ब्लास्ट नहीं किया, उसको फोड़ा नहीं बम, ठीक है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इस बार तो दिवाली पे वैसे ही नहीं फोड़ने दिया हमने। हाँ, वही कंडीशन है, ठीक है ना। तो मान लो आपने कभी बम ब्लास्ट किया हो, फोड़ा हो, पटाखा ही समझ लो इसको, ठीक है ना। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक पार्ट इधर गया, दूसरा पार्ट इधर गया, तीसरा पार्ट इधर गया। तीनों के मासेज 2 के गिवन है, एक का कैलकुलेट करना है। वेलोसिटीज तीनों की गिवन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि जब वो रेस्ट में था, जब आप उसको फोड़ने वाले ही थे, तो क्या इनिशियली एट रेस्ट था? मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0। जब पार्टिकल या ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम p i, आपका इनिशियली मोमेंटम 0 है। और जब वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 अलग-अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या 3 डायरेक्शन में मोमेंटम होगा? एक पार्टिकल का मोमेंटम इस डायरेक्शन में, दूसरे का इसमें, तीसरे का, मतलब इधर वाले का मोमेंटम p1 वेक्टर इस डायरेक्शन में, p2 वेक्टर इस डायरेक्शन में, p3 वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो तीनों का वेक्टर सम 0 के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब वो ब्लास्ट हुआ, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 3 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फाइनल मोमेंटम p0 जो है, इसकी वैल्यू क्या होगी? p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर। और लॉ क्या कहता है? मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल टोटल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल टोटल मोमेंटम। देन p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने लिखा कि इनिशियल आपका 0, फाइनली 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो तीनों का वेक्टर सम। अब देखो मैं p1 और प्लस p2 इन दोनों को वेक्टर सम कर सकता हूं। बीच का एंगल पता है 90 डिग्री। p1 p2 p3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आपसे पूछूं, बताओ p1 कितना होगा? p1 का मैग्नीट्यूड बताओ। मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना? m1, वेलोसिटी v1, देन p1 कितना हो गया? 1 * 12 न्यूटन सेकंड। मैं आपसे पूछूं, बताओ p2 का मैग्नीट्यूड। मास इनटू वेलोसिटी m2 v2, m2 2 kg, वेलोसिटी 8 16 न्यूटन सेकंड। ये p2 आ गया। p3 मास आपका m3, वेलोसिटी 40, v3 40, तो 40 m3, ये आपका p3 आ गया। और अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। p3 को एक बार इधर लो, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस p3 वेक्टर। बोथ साइड मैग्नीट्यूड ले लो, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड। p1 प्लस p2 का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक? कितना होगा? अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस p1 p2 cos 90 इक्वल्स टू p3 वेक्टर। माइनस का मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएगा, p3 का मैग्नीट्यूड p3 जिसकी वैल्यू m3 * 40 है। p1 की वैल्यू 12, p2 की वैल्यू 16, cos 90 0, ये वाले टर्म 0। सॉल्यूशन कितना है बेटा? अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू p3 को लिखा जाएगा 40 m3, 40 * m3। अब देख 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, अंडर रूट लो 40 m3। ये कितना हो गया? 400 का अंडर रूट 20, तो 20 = 40 m3।
m3 आपका हो गया 20/40 1/2 kg। मास ऑफ थर्ड पार्टिकल m3 की वैल्यू आ गई हाफ kg। मास ऑफ थर्ड पार्टिकल जो है वो कितना आ गया हाफ kg, और वही हमें कैलकुलेट करना। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो दो चीजें हमने लॉजिकली सीखी, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करी और वेक्टर एडिशन की बात करी। दोनों में क्लियर होगी, बहुत आसान थे, इजी थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा फ्रिक्शन की। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, नया फोर्स पढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? स्टार्टिंग से हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात कर ली थी, उसके बाद नॉर्मल फोर्स फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, सेकंड क्लास में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इंपल्स, मोमेंटम, थर्ड क्लास में इंपल्स मोमेंटम थ्योरम और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने कुछ डिस्कस किए। फोर्थ क्लास के अंदर हमने फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, और आज हम उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन तो कर चुके। और अब उसके बाद हम बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स की। हम उसकी बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स की। देखो बहुत इजी होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। ये भी हमें दिखने वाला फोर्स है, टचिंग फोर्स है, टू सरफेसेस के कांटेक्ट में आने से ही लगता है, ठीक है ना, बहुत इजी है। दो टाइप का पढ़ते हैं फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत आसान टॉपिक है, और इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टेंशन फोर्स की, और उससे रिलेटेड पुली ब्लॉक जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, पुली ब्लॉक डायग्राम पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो भी डिस्कस करेंगे एक दो। तो हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। देखो जनरल समझाता हूं कि सपोज एक ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, एक सरफेस पे रखा हुआ है। आप सोच के देखो ब्लॉक स्टैटिक है, रुका हुआ है, बिकॉज जितना ब्लॉक की सरफेस इस वाली सरफेस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है mg, उतना ही ये वाली सरफेस इसके सरफेस पे ऊपर फोर्स लगाती है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ये हम डिस्कस कर चुके। नेट फोर्स 0 है, n = mg हम लिखते हैं। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को मुझे सपोज इस डायरेक्शन मूव करानी है, तो मैं इस डायरेक्शन से कोई फोर्स अप्लाई करता हूं। मैंने F फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक नहीं हिला, क्या कारण था? फ्रिक्शन फोर्स। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करना स्टार्ट करता है, जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। आपने फोर्स इतना ही अप्लाई किया कि ब्लॉक आपका आगे की तरफ नहीं खिसक रहा। आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है कंफर्म 101%, बट ब्लॉक आगे नहीं जा रहा। इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा फ्रिक्शन ये फोर्स अप्लाई हो गया या फोर्स काम करने लग गया, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। Fs से डिनोट करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। Fs इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने लग गया जब आपने ये अप्लाई किया। अगर आप ये 0 करते हो तो Fs भी 0 होगा। एक्सटर्नल फोर्स ये अप्लाई किया और ये ब्लॉक हिला ही नहीं, इसका मतलब इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ये क्या है, ब्लॉक स्थिर है, कांस्टेंट है, स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा। बट ऐसा थोड़ी होता है, हमें ब्लॉक को खिसकाना है भाई साहब आगे की तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक्सटर्नल फोर्स को और इंक्रीज करेंगे, तो ये भी इंक्रीज होगा। बट एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उसके बाद इसकी वैल्यू मैक्सिमम, फिर बस की नहीं है भैया, फिर तो आगे जाएगा ब्लॉक, ठीक है ना। इसने खूब कोशिश कर ली, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसने खूब कोशिश कर ली कि बस अब उसके बाद नहीं। उस केस में इस स्टैटिक फ्रिक्शन को बोला जाएगा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, कि भाई इस लिमिट को बाद मैक्सिमम वैल्यू है वो, उसके बाद कोई भी चेंज या फिर ये ब्लॉक आगे ही जाएगा। और जब ये ब्लॉक फिर आगे मूव करने लग जाता है, इसका मतलब वो फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। उस केस में जब ब्लॉक मूव कर रहा होता है तो उस कंडीशन में भी फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, उसे हम बोलते हैं बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब बात करें कि ये जो Fs है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जिसको आपने बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन, दो टाइप का होता है फ्रिक्शन फोर्स। फर्स्ट टाइप आपका है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जब आपका ब्लॉक स्टैटिक होता है, रुका हुआ होता है, उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, Fs। और इसी में हम पढ़ते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होता है उसी कंडीशन में, तभी तो रुका हुआ रहता है। ब्लॉक आपका स्टैटिक होता है। When block is static, when block is static, then the friction force, when block is static, then the
फ्रिक्शन फोर्स opposite to applied force. When block is static, then the friction force opposite to applied force is called static friction force. Fs. ठीक है, हम इसके बाद फिर इसको और इंक्रीज करते थे, ये वैल्यू इंक्रीज करेगी और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs maximum. When static force is maximum, then this force is called limiting static friction force. Static friction force को हम क्या बोलेंगे? Limiting static friction force. लॉ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी गई। Fs मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n के, नॉर्मल फोर्स के। Fs की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n के बेटा। n आपका क्या है? नॉर्मल फोर्स। जब प्रोपोर्शनल की साइन हटाते तो अपन एक कोएफिशिएंट लेते हैं Fs मैक्सिमम इक्वल्स टू, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं μs इनटू n। कांस्टेंट जो लिया है कोएफिशिएंट उसको बोला है μs, और μs आपका होता है स्टैटिक कोएफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, इसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सरफेस पे, ब्लॉक और ये जो सरफेस है कि वो सरफेस कैसे, स्मूथ सरफेस होगी तो म्यूएस की वैल्यू कम होगी, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। जितनी स्मूथ सरफेसेस होती हैं वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, हमें पता है। और जितनी हार्ड सरफेस, जितनी रफ सरफेस होगी उसके लिए म्यूएस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो म्यूएस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। स्मूथ सरफेसेस के लिए म्यूएस की वैल्यू 0 होती है और रफ सरफेसेस के लिए इसकी वैल्यू 1 तक वेरी करती है, 0 से 1 के बीच में होती है। और डिपेंड करता है कि सरफेस कैसी है, स्मूथ है कि रफ है, ठीक है ना। म्यूएस की वैल्यू डिपेंड्स किस पे करती है? सरफेस के। स्मूथ सरफेस के लिए म्यूएस की वैल्यू कम होती है, रफ सरफेसेस के लिए म्यूएस की वैल्यू ज्यादा होती है, हमें पता है। ये तो हमने लिखा लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs मैक्सिमम की इसकी वैल्यू इतनी होगी। तो क्या ये जो वैल्यू है Fs मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन वाली वैल्यू जो है वो इससे कम ही होगी? भाई अप्लाई किया, ये वैल्यू इंक्रीज हुई, मैक्सिमम इतनी हुई, इसके बाद तो क्या होगा? ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। तो इससे पहले वाली जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, और उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू होगी μs इनटू n के। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, Fs इज लेस देन इक्वल्स टू μs इनटू n। अगर μs इनटू n से वैल्यू छोटी है या उसके इक्वल है तब तक ब्लॉक स्टैटिक है, अदरवाइज क्या करने लग जाएगा? दौड़ने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये ब्लॉक जो है वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। बट अगर वैल्यू इससे लेस है या इक्वल है तब, अगर वैल्यू इंक्रीज करके इससे ज्यादा हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू μs इनटू n से, तो ब्लॉक मूव करने लग जाता है। तो ये हमने पढ़ा फर्स्ट टाइप स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा हमारा होता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा हम पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ये भी इसी तरह से होता है। ब्लॉक जब मूविंग कंडीशन में आता है तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ब्लॉक और सरफेस के बीच, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। Fk से डिनोट करते हैं इसको। किससे डिनोट करते हैं? Fk से। देखो जैसे आपने फोर्स अप्लाइड फोर्स है वो इंक्रीज किया तो ब्लॉक क्या करने लग गया? मूव करने लग गया। इससे इंक्रीज करेगा, मतलब इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई किया हमने, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ब्लॉक क्या करने लग जाएगा? मूव। तब भी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सरफेस और ब्लॉक के बीच, ठीक है ना। हम कई सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जब हम चलते हैं, गाड़ी चलती है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, बहुत सारे इसके हम देखेंगे आगे। तो उस कंडीशन में भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसको हम लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग कंडीशन, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, then friction force between block and surface, या object and surface, is called kinetic friction.
एफ के, और इसकी वैल्यू भी जो है वो लिखी जाती है म्यू के इंटू एन से। एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और इस केस में ये जो कोएफिशिएंट होता है इसको बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। म्यू के को क्या बोला जाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है ना। इसकी वैल्यू भी सरफेसेस पे डिपेंड करेगी। स्मूथ सरफेसेस के लिए इसकी वैल्यू कम होती है और रफ सरफेसेस के लिए वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो ये हम पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन एंगल की। अब हम किसकी बात करते हैं बेटा? फ्रिक्शन एंगल की। थ्योरी कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अपन। तो हम बात करें फ्रिक्शन एंगल। छोटा सा एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं पहले, फ्रिक्शन एंगल। फ्रिक्शन एंगल इसको जनरली अल्फा से डिनोट करते हैं। देखो समझने की कोशिश करो। एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक को मूव कराना है, इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं अपन और उसको मूव कराना है। ब्लॉक का मास कितना है? स्मॉल है। मैंने इस पे कोई इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया F, इस पे mg नीचे की तरफ होगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और मैं पूछूं आपसे कि जब आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो ब्लॉक मान लो स्टैटिक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अप्लाइड फोर्स की अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, तो स्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टिंग फोर्स की बात करूं तो बीच में कहीं होगा F, स्मॉल f। स्मॉल f नॉर्मल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टिंग फोर्स है। नॉर्मल फोर्स से ये वाला एंगल अल्फा, और इस अल्फा को बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस अल्फा को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये आपका Fs, ये आपका n, ये अल्फा, तो बेस तो हो गया आपका n और परपेंडिकुलर हो गया आपका Fs। मैं आपसे कुछ बताओ, tan अल्फा का फार्मूला क्या होगा? तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका हो गया Fs और बेस हो गया आपका n। सिंस Fs की जो वैल्यू है वो आपने लिखी है μs * n, इक्वल हो सकती है, बाकी से छोटी ही होगी। तो ये वाली वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं तो tan अल्फा इक्वल्स टू μs * n अपॉन n। n से n कैंसिल हो गया, tan अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास μs, देन अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स μs। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन एंगल। एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड resulting force of normal force and static force is called angle of friction या friction angle। अगर मैं इस resulting force की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो डायरेक्ट वेक्टर एडिशन से कैलकुलेट कर सकता हूं, m का स्क्वायर प्लस fs का स्क्वायर, fs स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। परपेंडिकुलर है तो आगे वाले टर्म लिखेंगे नहीं, fs की वैल्यू ये रही, f की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा μs स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। n स्क्वायर कॉमन ले लो, n अंडर रूट μs स्क्वायर प्लस 1, ये आपका रिजल्टिंग फोर्स है। ठीक है, बाकी इसका न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।